Hello everyone, welcome to our YouTube channel Step by Step Learning. I hope you're doing well. My name is Shreya Jamwal. इस चैनल में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज ताकि आप सब उन कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकें, जिसमें हम कवर करेंगे डिफरेंट स्टैंडर्ड के डिफरेंट चैप्टर्स को। आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के राइट साइड पे एक रेड कलर का बटन है, आपको जाकर इसको प्रेस करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन सब के लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। हमने क्लास 9th का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको इसकी 3 वीडियोस प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है कि सेल क्या होता है, सेल किसने बनाया था, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, उनके फंक्शंस क्या थे, सेल अपनी बेसिक एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है। और मैंने आपको कहा था ये चैप्टर जो मैंने पढ़ा दिया आपको अच्छे से रिवाइज करके आना, ताकि आज मैं जब आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाऊँ तो आपको पहले से ही उनके आंसर्स आते होंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो उससे पहले हम इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इंटेक्स क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर सेल एंड हाउ। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि सेल को डिस्कवर किसने किया था और कैसे किया था। मैंने आपको क्या कहा था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। उसने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर किसको देखा था, जो ट्री था उसके बाग के कॉक सेल को देखा था, है ना। और उसने देखा था कि वो हनी कॉम की तरह लग रहा है, एक मधुमक्खी की छत्ती की तरह लग रहा है, जिसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, या हम कह सकते हैं सेल एक लिटिल रूम है ना। ऐसे ही हमने पढ़ा था। तो यहीं पे भी वहाँ यहाँ पे जो आंसर क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर भी हमने वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखना है हमने, Robert Hooke in 1665 discovered cell while examining a thin slice of cork under a self-designed microscope. He observed that the cork resembled the structure of honeycomb, consisting of numerous tiny कंपार्टमेंट। यही तो मैंने आपको समझाया अभी, ठीक है, कि रॉबर्ट हॉक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था और उसने क्या एग्जामिन किया था, एक कॉर्क की पतली सी स्लाइस उसने ली थी, अपने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा उसने, और उसने क्या देखा, वो कॉर्क किसकी तरह लग रही है, मधुमक्खी की छत्ते की तरह लग रही है। अब वो इस टाइप का मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे कंबाइन ऐसे थे। तो एक सेल था जो इतना सा एरिया था, इसको उसने क्या नाम दे दिया, कंपार्टमेंट या फिर लिटिल रूम, और उसको फिर बाद में नाम दे दिया सेल, ठीक है। वाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे सेल को फंक्शनल और मतलब हमारे सेल को स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेल हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से। तो सेल क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर भी दे रहा है और साथ ही साथ कोई फंक्शन भी कर रहा है। अगर सेल दोनों ही काम नहीं करेगा तो हम भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सेल के अंदर ही सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, ठीक है। तो हमने यही आंसर देना है कि ऑल लिविंग सेल आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। अभी हमने ये भी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पहले सेल बनता है, फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सेल सिस्टम बनता है, ठीक है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, सिर्फ सेल की वजह से हो रही है, ठीक है। तो जो सिंगल सेल मतलब जो सिंगल सेल होते हैं या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, उनमें सिंगल सेल होगा। और अगर हम अपनी बात कर रहे हैं, हम क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर में आते हैं। तो दोनों के दोनों मतलब सिंगल सेल भी और मल्टी सेल भी अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। देखा जाए हैं तो दोनों ही सेल ना, तो बेसिक फंक्शन तो दोनों ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर सेल होगा तो ब्रीथिंग होगी, डाइजेशन होगी, एक्सक्रीशन होगी, ठीक है। ऑल एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट इंडिविजुअली। हर सेल अपना अपना काम करता है, ठीक है। हर सेल अपना हर एक सेल काम कर रहा है बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर थोड़े सेल भी काम करना बंद कर गए तो सिस्टम हमारा नहीं चल पाता, डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो हर सेल अपना अपना काम इंडिविजुअली कैरी कर रहे हैं, ठीक है। सेल आर देयरफॉर कैरिड टू एच, इसलिए हम सेल को बोलते हैं कि वो क्या है, एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू सब्सटेंसेज लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सिलेक्टिवली परमिएबल है तो न्यूक्लियस भी। लेकिन सबसे पहले बाहर की लेयरिंग सेल की क्या होती है, अगर हम यहाँ सेल की बात करें, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें भी पोर्स होते हैं, ठीक है, वो भी सिलेक्टिवली परमिएबल है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको पहले ये वाला एरिया क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि जो हमारा वाटर है वो अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, वैसे ही गैसेस भी अंदर आ रही हैं, बाहर जा रही हैं सेल से। तो ऐसे कैसे हो पा रहा है, ठीक है, वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
ठीक है, वो गैसेस को अंदर आने दे रही है, बाहर आने जाने दे रही है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और अगर वो वाटर को अंदर आने दे रही है, बाहर जाने दे रही है, इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। मैंने आपको हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक ये भी लास्ट वीडियो में समझाया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये आंसर बहुत अच्छे से आता होगा। तो यही हमने आंसर लिखना है, CO2 मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन विच इन्वॉल्व। मैंने ये भी कहा था कि हमेशा इसकी जो मूवमेंट होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, जहाँ ज़्यादा होगा उससे कम की, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, और वाटर भी अंदर आता है सेल के, बाहर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और ये भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है बाय द हेल्प ऑफ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये तब तक करता रहता है जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, जब तक वो आइसोटोनिक स्टेट में आ जाए तब तक ये मूव करते रहेंगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोला गया है, अभी तो मैंने आंसर दिया आपको। इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों को ही सेल के अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है, जैसे कि सिर्फ वाटर और गैसेस को ही अंदर बाहर आने देती है। ठीक है, तो यही आंसर आएगा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एज इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। क्योंकि सेल के अंदर किसको आना है, किसको बाहर जाना है, इसका सारा का सारा ध्यान कौन रखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसको पता है किसको अंदर आने देना है, इसलिए वो उसको ही अलो करती है अंदर आने के लिए, और उसी को उसी सब्सटेंस को अलो करती है बाहर जाने के लिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसको आपको फिल करना है। ठीक है, जिसमें डिफरेंस दिया गया है प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल का। अब हमें पता है यहाँ पर डिफरेंस आपको फिल करना है। हमें पता है कि जो प्रोक्रियोटिक सेल हैं जनरली उनका साइज स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू यूक्रियोटिक सेल के। अब मुझे बताओ, इसका जो न्यूक्लियर रीजन है, जो न्यूक्लियस है, ठीक है, प्रोक्रियोटिक का, इसको छोड़ दो, पहले यूक्रियोटिक को देख लो, वो तो समझ आ जाएगा दूसरा वाला क्या आएगा। जो यूक्रियोटिक सेल का न्यूक्लियस रीजन है वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, उसकी प्रॉपर क्या थी, मैंने क्या कहा था, जो उसकी बाउंड्री है पूरी प्रॉपर। ठीक है, उसके अंदर ही फिर क्रोमोजोम होते हैं, या फिर हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन से कवर है। लेकिन एज कम्पेयर टू हम यूक्रियोटिक में न्यूक्लियर रीजन की बात करें, तो मैंने आपको कहा था उसका स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, कुछ इस टाइप का न्यूक्लियस था। ठीक है, और वो साइटोप्लाज्म के बिल्कुल डायरेक्ट लिंक में आ रहा है ना, तो इसकी कोई बाउंड्री होगी नहीं, इसलिए क्या बोला गया है इसको, इस टर्म को क्या बोलते हैं, जब इसकी बाउंड्री नहीं होती उसे न्यूक्लाइड बोलते हैं। तो यही लिखा है, इट इज टर्म एज न्यूक्लाइड, इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एट नॉट कवर्ड विद द सेलुलर मेम्ब्रेन। क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम इसमें सिंगल होता है, इसमें वन मोर देन वन होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली इज एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब जो एक ऑर्गेनली है, मान लो मैंने ऑर्गेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले लिया, तो उसकी बाउंड्री हुई होती है प्रॉपर। ठीक है, तो ये बोलता है प्रोक्रियोटिक में तो वो एब्सेंट है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जितने भी सेल ऑर्गेनलीज हैं, पीछे हमने पढ़ी थी, वो किस में होती थी, यूक्रियोटिक। हम मल्टी सेलुलर है, हम यूक्रियोटिक है, हम में ही होगी। तो इसका मतलब हमारे में इससे डिफरेंस क्या आ जाए, इससे डिफरेंट क्या आ जाएगा, ठीक है, कि हम में वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। तो इसमें वही आंसर आ गया। ठीक है, देखा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा ये आपको बहुत इजी लगेगा, आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर कर भी लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़े और पॉइंट्स ऐड करने हैं, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो प्रीवियस वीडियोस को देख के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनलीज विच वी स्टडी दैट कंटेन। अच्छा, ये तो और भी इजी है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि हमारे 2 ऐसे सेल ऑर्गेनलीज हैं जो अपना जेनेटिक मटेरियल, अभी मैंने कहा था जेनेटिक मटेरियल से याद आ जाता है सीधा डायरेक्ट क्या है, क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम किस किस से मिलकर बना था, क्रोमोसोम बना है 2 चीज़ों से मिलकर, डीएनए से और प्रोटीन से। तो अपने डीएनए और अपने प्रोटीन 2 ऐसे सेल ऑर्गेनलीज है जो खुद बनाते हैं। वो कौन से थे, वो माइटोकॉन्ड्रिया था और कौन था, प्लास्टिड था, जो अपने क्या करता था, डीएनए को खुद बनाता है और प्रोटीन को भी खुद बनाता है। ठीक है, क्लियर, ओके। 7th क्वेश्चन है, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जैसे हमने सेल को देखा था, उसका स्ट्रक्चर ही वो किस तरीके से बना है, अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय, ख़त्म किया जाता है ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, या तो फिजिकल कोई इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है, या केमिकल कोई भी हम केमिकली कोई वर्क कर रहे हैं उसकी वजह से, या खुद ही सेल अपने आप को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन ख़राब हो रही है, तो क्या हो जाएगा। अभी मैंने कहा था जब सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो क्या होता था, लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो सेल को डाइजेस्ट कर देती थी। ठीक है, वो यहाँ पे आंसर लिखना है। इन द इवेंट ऑफ एनी डैमेज टू सेल एंड व्हेन रिवाइवल ऑफ सेल इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, ये भी बताया था वो रीयूनाइट करते हैं। देखो,
इन केस ऐसा अगर हो जाए कि सेल अपनी रिकवरी नहीं कर पाता जब वो डैमेज हो जाता है, तो इसका मतलब वो सेल क्या है, डेड सेल है। ठीक है, तो अगर हमारे जो लाइजोसोम्स थे, मैंने आपको बताया था लाइजोसोम्स, ठीक है, लाइजोसोम्स क्या सुसाइडल बैग है ना, जब वो बर्स्ट हो जाते हैं तो वो अपनी जो उनके अंदर जितनी भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं उसके सहारे उस सेल को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। दैट इज वाई लाइजोसोम ऑफन रेफर टू सुसाइडल बैग, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। इन द इवेंट ऑफ एनी डैमेज टू सेल व्हेन द रिवाइवल ऑफ सेल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, जब सेल नहीं रिकवरी कर सकता, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, लाइजोसोम्स बर्स्ट हो जाती हैं और अपनी उनके अंदर जितनी भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं उनसे वो सेल को डाइजेस्ट कर देती है, इसीलिए हम उन्हें सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये बोला हुआ वाई आर लाइजोसोम्स कॉल्ड सुसाइड, अच्छा ये तो उसी का उल्टा है, मतलब जो आपने ऊपर लिखा है वही आप नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब भी रिकवरी नहीं पॉसिबल है सेल की, ठीक है, सेल डैमेज हो चुका है, तो लाइजोसोम्स बर्स्ट कर जाते हैं और अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हम उन्हें सुसाइड बैग्स कहते हैं। ये दोनों का मतलब सेम ही है, बस फर्क इतना है कि उसमें ये बताना था कि ये डिस्ट्रॉय करते हैं तब क्या होता है, तब लाइजोसोम्स सुसाइड बैग की तरह एक्ट करते हैं और अपनी डाइजेस्टिव एंजाइम से सेल को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। और यहाँ बोला है उसको क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो क्या कर देते हैं, जब सेल की रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है तो अपने ही डाइजेस्टिव एंजाइम से सेल को डाइजेस्ट करते हैं, मतलब दोनों का सेम ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे। वाई वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल, मैंने अभी बताया था प्रोटीन, सबसे पहले ध्यान से याद करो, प्रोटीन की सिंथेसिस, दो चीज़ें सिंथेसाइज होती हैं सेल में। ठीक है, एक था प्रोटीन, दूसरा क्या था, लिपिड्स। लिपिड्स तो करते थे, दोनों के दोनों करते तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में हमने पढ़ा था दो टाइप के थे, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम था, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम था। अब हमें इतना पता था जो स्मूथ वाला था वो तो लिपिड्स करता था, हमें यहाँ पूछा हुआ है प्रोटीन कौन करता है, तो इसका मतलब यही प्रोटीन करेगा, है ना, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। लेकिन इसके ऊपर क्या थे, वो छोटे 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 मैंने डॉट्स कहा था इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम राइबोसोम्स बोलते थे, वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं और यही इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, प्रोटीन सिंथेसाइज इन द सेल टेक्स प्लेस इन राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के ऊपर ये क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। दे आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस, फिर इनको बाकी प्लेसेस में भेजा जाता है जहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, जहाँ पे लगता है प्रोटीन की ज़रूरत है सेल को, सेल डिमांड करे, दूसरा पार्ट डिमांड करेगा उसको चाहिए, तो ये उसको दे देंगे। ठीक है, यही इसका काम है। ठीक है, ये हो गया आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट। अब हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। अभी मैंने आपको ये पहले भी समझाया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, मैं फिर से बता देती हूँ। ठीक है, अगर देखा जाए एनिमल सेल जो है वो स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल के। क्यों, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल जो है, या आगे मैं इस पर नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ाऊंगी, कि जो वैक्यूल होता है उसका साइज बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से वो क्या होता है, प्लांट सेल बड़ा होता है। ठीक है, एनिमल सेल से। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि जो एनिमल सेल होता है वो क्या होता है, उसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही कवरेज होती है, सेल वॉल उसमें एब्सेंट होती है, क्योंकि देखो हम लोगों को इतने हार्श क्लाइमेट से नहीं गुजरना पड़ता जितना प्लांट्स को गुजरना पड़ता है, इसलिए उसकी कवरिंग जो है थिक रिजिड किससे हुई है, किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर किसकी लेयर हुई है, उसकी सेल वॉल की। ठीक है, तो इट इज इनक्लोज बाय थिक रिजिड डेड सेल वॉल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही सेल वॉल की भी कवरिंग हुई है। नेक्स्ट स्टेप आता है प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। अब हम लोगों में प्लास्टिड नहीं होते क्योंकि हम लोगों में खाना ही नहीं बनता। प्लास्टिड का काम वहीं पे ही होता है जहाँ पे खाना बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो उनको प्लास्टिड की ज़रूरत है, उनको क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, इनकी ज़रूरत है। हमारे एनिमल सेल को ज़रूरत ही नहीं है, तो क्यों होगा वहाँ पे प्रेजेंट, तो वहाँ एब्सेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है एनिमल सेल हैव सिंगल गोल्गी ऑपरेटस जनरली नियर न्यूक्लियर एनवलप। हमारे पास जो गोल्गी ऑपरेटस है वो एक ही है, ठीक है, और वो भी न्यूक्लियस के पास होगा। वेयरएज अगर हम प्लांट्स के पास ये चीज़ देखें तो प्लांट सेल हैव मैनी गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर होंगे और उसका अमाउंट एज कम्पेयर टू एनिमल सेल के क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो एक ही होंगे, वहाँ ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एनिमल सेल हैव अ सेंट्रोसोम कंटेनिंग सेंट्रियोल। ठीक है, अब क्या होता है, हाँ, एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल है वो क्या होता है प्रेजेंट। ठीक है, सेंट्रियोल क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में। तो इनके पास सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, वेयरएज अगर हम प्लांट सेल की बात करें, सेंट्रोसोमा एंड सेंट्रियोल और एब्सेंट, इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है ना।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वैक्यूल्स आर मैनी बट स्मॉल स्पेस। वैक्यूल्स बहुत होते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो प्लांट, अगर ये मान लो एक एनिमल सेल है एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल के तो बीच में ही इतना बड़ा वैक्यूल है, ठीक है, और इसमें छोटे छोटे वैक्यूल स्कैटर्ड फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन इतना एरिया कवर नहीं करते वो सेल का, ठीक है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसका लास्ट पॉइंट, न्यूक्लियस इज जनरली नियर द सेंटर ऑफ द सेल। मैंने आपको ये भी कहा था कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, सेंटर के जो सेल है उसके सेंटर में होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे बात करूँ, अगर हमने ये सेल लिया हुआ है, अभी अगर हम इसकी किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो इसका जो, अगर हम मान लो ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, इसका न्यूक्लियस हमेशा साइड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर हम एनिमल सेल की बात करें, हम लोगों की बात करें, हमारा न्यूक्लियस हमेशा बीच में प्रेजेंट होगा, क्योंकि प्लांट सेल का बीच का एरिया कौन कवर कर लेता है, वैक्यूल कवर कर लेता है, इसलिए न्यूक्लियस साइड पे होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम, सॉरी नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम। ये समझ आ गया आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या है? ठीक है, ये मैं एड्रेस कर देती हूँ, आपको समझ तो आ गया ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पे मूव करेंगे, हाउ इज़ प्रोक्रियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूक्रियोटिक सेल। ये भी मैंने आपको डिफरेंस स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है, क्योंकि प्रोक्रियोटिक सेल जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूक्रियोटिक डबल मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है, तो इसी से क्लियर हो जाता है। तो जो प्रोक्रियोटिक है इसका साइज स्मॉल होता है, यूक्रियोटिक का साइज लार्ज होता है। इसमें जो न्यूक्लियर है इसकी एनवलप पूरी कवर, न्यूक्लियस जो होता है उसकी पूरी मेम्ब्रेन होती है, कवर होता है पूरा न्यूक्लियर एनवलप का, डबल लेयर होता है। वेयरएज इसमें वो एब्सेंट होता है, इसलिए इसको न्यूक्लाइड बोलते हैं। और इसका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट किस टाइप का होता है, ठीक है, इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके साथ हो जाता है, किसके साथ हो जाता है, साइटोप्लाज्म के साथ हो जाता है, ठीक है। ये जो है हमारा प्रोक्रियोटिक है, ठीक है, इसमें एक ही क्रोमोसोम होता है, वेयर जिसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है। अगर हम बात करें ये हमारा ये यूक्रियोटिक सेल है, तो क्या होता था, अगर हम ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा सर्कल था, ठीक है, मैंने एक छोटा सा ऐसे था, जो मैंने तुम्हें क्या कहा था, आरएनए की क्या करता था, फॉर्मेशन करता था, उसी को हम क्या बोलते थे, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। मैंने कहा था इसमें सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं और इसमें प्रेजेंट होती हैं। और कौन कौन सी थी, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कौन कौन सी थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ठीक है, ये सारी थी। लास्ट आ जाता है पॉइंट इसका एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल क्या आ जाता है इसमें, बैक्टीरिया जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम ले लो आप, ठीक है। और ह्यूमन्स की बात करते हैं, अगर वो यूक्रियोटिक है, एनिमल की बात कर लो, एनिमल सेल यूक्रियोटिक है, प्लांट सेल ले लो, ठीक है, ये सारी किसकी एग्जाम्पल है, यूक्रियोटिक सेल की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे मूव, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर और ब्रेक डाउन। अच्छा, अगर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लो ब्रेक हो जाती है किसी भी वजह से, ठीक है, ये रैप्चर हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो बताओ उस टाइम पे क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, आप घर बना रहे हो, ठीक है, घर बनाया आपने बाउंड्री की है, अगर आपकी घर की दीवार टूट जाती है मान लो बीच से, तो क्या होगा, पहली बात कोई भी एनिमल आपके घर पे आ जाएगा, ठीक है, आपने उसको नहीं भी बुलाया होगा, उसको खाली एरिया दिख रहा है, भाई खुला हुआ, चलो जाओ अंदर, है ना। अब कोई भी अंदर की चीज़ बाहर चले जाएगी, मान लो आपने घर पे डॉगी रखा हुआ है या कोई भी पेट एनिमल रखा है, वो बाहर चले जाएगा, वैसे ही सेल में होगा, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो ध्यान से, इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल ऑफ सम सब्सटेंसेस विल फ्रीली मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। कुछ मॉलिक्यूल्स बिना किसी मर्जी के अंदर बाहर सेल के मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग थ्रू ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन इन अ सेल वुडंट टेक प्लेस, ठीक है। पहला क्या होता था कि वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो क्या थी, सिलेक्टिवल परमिएबल थी, उसको पता था उसको किसको आने देना है, ठीक है, उसी को किसको आने देता था, वो आने देता था गैसेस को सिर्फ और वाटर को, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है, गैसेस और वाटर को ही अलो करता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब तो सभी अंदर आ रहे हैं क्योंकि वो ब्रेक हो चुकी है। कॉन्सिक्वेंटली द सेल वुड डाई ड्यू टू द डिसअपियरेंस ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल। अब उसको सिर्फ वाटर और एक गैसेस ही चाहिए थे, लेकिन ऐसे अनवांटेड मटेरियल आ रहे हैं अंदर जिसकी उसको रिक्वायर ही नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेल हमारा डेड हो जाएगा। एक टाइप से वो सारी चीज़ें उसको पॉइजन कर देंगी, मतलब सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगी, क्योंकि उसको वो चाहिए नहीं थी और वो मिल गई, इससे सेल डिस्ट्रॉय, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी ऑपरेटस, ठीक है। मान लो अगर आपके सेल में गोल्गी ऑपरेटस ही नहीं है, तो आपका सेल कैसे वर्क करेगा। देखो मैंने तुम्हें कहा था कि जो गोल्गी ऑपरेटस है वो क्या करता था, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करता था। अगर लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन गोल्गी ऑपरेटस नहीं करेगा तो जो हमारा सेल है उसकी डाइजेस्टिव एंजाइम जो लाइसोसोम के अंदर होती हैं वो होंगी ही नहीं, है ना, क्योंकि लाइसोसोम ही नहीं होगा। अब डाइजेस्टिव एंजाइम ही नहीं होंगी तो
अंदर का मटेरियल को डाइजेस्ट कौन करेगा? सिर्फ वेस्ट इकट्ठा होता जाएगा, तो सेल तो जिंदा ही नहीं रह पाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो उसकी डेथ हो जाएगी सेल की। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्गी ऑपरेटस इज इन्वॉल्व इन द, हमें पता है कि गोल्गी ऑपरेटस फॉर्मेशन तो करता है लाइसोसोम्स की, लेकिन उसका काम क्या है? स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का, पैकेजिंग का, मटेरियल के, पढ़ा था ना मैंने आपको बताया था। से प्रोटीन्स और लिपिड्स फॉर्मेशन होती है तो उसकी स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग सारी कहाँ पे आके होती है? गोल्गी ऑपरेटस में होती है। तो इट इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, इसकी फॉर्मेशन करता है। द बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द सेल आर नॉट पॉसिबल, अगर सेल में गोल्गी ऑपरेटस नहीं होगा तो सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। किसको हम बोलते हैं पावर हाउस और क्यों बोलते हैं? अभी तो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी इसके अंदर कोई एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं तो ये क्या रिलीज करता है? एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। और जहाँ से एनर्जी रिलीज होगी वो तो ऑटोमेटिकली पावर बैंक हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम पावर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो कब करती है? तभी उसको पावर हाउस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को भी पावर हाउस बोलते हैं। तो उसको और इसको मिक्स मत करना। पर देखा जाए काम सबका, वो भी एनर्जी दे रहा है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी ही दे रहा है और ये भी हमें एनर्जी दे रहा है, पर वो डिफरेंट वे में दे रहा है, ये डिफरेंट वे में दे रहा है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस। हाउस की सारी पावर इसके हाथ में है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज, क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस? क्योंकि ये ATP की फॉर्मेशन करता है और जिसको चाहिए होता है एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में उनको दे देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज़ बिकॉज इट रिलीज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सेल को जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसको ये एनर्जी दे देता है। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो एनर्जी रिलीज तो करता है, लेकिन किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है? ATP, दैट इज एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म याद कर लो क्योंकि ये भी पेपर्स में आती है, ओके। मॉलिक्यूल एसेंशियल फॉर न्यूमरस केमिकल एक्टिविटीज़, क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी में केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर बॉडी में होती है तो बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है, तो सेल में भी ज़रूर होगी, ठीक है। Hence ATP is often referred to as energy currency of the cell। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ATP को, नॉट इसको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? सिर्फ पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। वेयरएज ATP को क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। अगर आपको MCQ में कहीं भी किसी पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपको बिना सोचे आंसर लिख देना है कि ATP को क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी बोला जाता है, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। वेयर डू द लिपिड्स एंड द प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसिस, ठीक है। वो बोल रहा है वेयर डू, कहाँ पर प्रोटीन्स और लिपिड जो है बनते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को तो वो देता है ना, मैंने क्या कहा था? सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन्स और लिपिड से। पर ये आते कहाँ से? कौन बनाता है प्रोटीन्स और लिपिड्स को? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। तो वही इसका आंसर है। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट फूड। देखो मैंने तुम्हें ये चीज़ पहले भी बताई थी कि अमीबा कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। अमीबा के पास ये होता है भाई अपना, क्या होता है ये होता है सूडोपोडिया, ठीक है। ये क्या करता है? जब इसको दिखता है यहाँ पे फूड है ना, ये मान लो इसका फूड है, तो ये क्या करता है? इनको थोड़ा सा फैला देता है ऐसे, ठीक है। मैं थोड़ा सा फिर से क्लियर करके बताती हूँ। जैसे इसको पता है कि ये फूड है, ठीक है, तो इसने अपनी आर्म्स को एक्सटेंड कर दी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं। इसको फिर ये इसके अंदर कैप्चर कर लेगा और इसको बंद कर देगा। जब इसको ये बंद कर देगा तो पार्टिकल अंदर चला जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा, तो यहाँ पहुँच गया पार्टिकल अब, ठीक है। अब ये क्या करेगा? जो इसको इससे लेना होगा, न्यूट्रिएंट्स लेने होंगे, जो भी कुछ लेना होगा, ये उससे ले लेगा। बाद में क्या कर देगा? मैंने कहा था वैक्यूल्स बनाए गए हैं, फूड वैक्यूल होते हैं, ठीक है, वाटर वैक्यूल होते हैं। उसके बाद जब इसको पता है ये वैक्यूल के अंदर चला जाएगा। जब इसको पता है कि अब सबसे मैंने क्या ले लिया, जो न्यूट्रिएंट्स लेने थे बाहर वाले फूड से ले लिया, अब इसका वेस्ट बचा है, तो ये क्या करेगा? यहाँ से अपनी मेम्ब्रेन को थोड़ा सा खोल देगा और यहाँ से उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। यहाँ से मान लो ये रिमूव हो गया सारा वेस्ट, ठीक है। ये प्रोसीजर है इसके फूड इनटेक का और आउटटेक का, ओके। तो हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, कैसे लेता है अब ये पढ़ेंगे। एन अमीबा गेट्स इट फूड थ्रू द एंडोसिटोसिस प्रोसेस। ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है इसको क्या बोलते हैं? एंडो का मतलब अंदर आना, तो खाने के अंदर आने को क्या बोलते हैं? एंडोस्टियोसिस, ठीक है। एन अमीबा गेट इट्स फूड
एक अमीबा अपना खाना कैसे लेता है, बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसिटोसिस प्रोसेस से लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है बड़ी फ्लेक्सिबल है, ठीक है, मूव कर लेती है इधर से उधर, ठीक है। तो जब इसको दिख जाता है कि पार्टिकल सामने है तो ये अपने क्या करता है, सूडोपोडिया की सपोर्ट से आगे चला जाता है, उसको कैप्चर कर लेता है वैक्यूल में। अब खाने को कर रहा है तो फूड वैक्यूल में ही जाएगा, ठीक है, उससे सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। आफ्टर फूड इज गॉट अमीबा secrete डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट द इनडाइजेस्ट पार्टिकल्स। मैंने कहा था डाइजेस्टिव एंजाइम तो होती है, जब ये अपना इसको पता चल गया खाना आ चुका है, उसको डाइजेस्ट भी करना है क्योंकि लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं। अब जो वेस्ट बच जाएगा उसी वैक्यूल में, दूसरे वैक्यूल में चले जाएगा वेस्ट, वहाँ से आ जाएगा इसकी बाउंड्री के पास, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, और फिर मान लो इधर आ जाता है, जहाँ पे इसको पास लगेगा वहाँ ये चला जाएगा, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से खोलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और वहाँ से सारा वेस्ट बाहर निकाल देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मैंने पढ़ाया था, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन तो छोड़ दो फिलहाल, ऑस्मोसिस पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑस्मोसिस पूछा है। तो वाटर की मूवमेंट सेल के अंदर बाहर होना, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। लेकिन ये पता होना चाहिए कि वाटर की मूवमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो वही यहाँ पे लिखा है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू, किसकी मदद से होती है मूवमेंट, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से होगी, ठीक है। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। ऑस्मोसिस हमें पता है किसके लिए होता है, वाटर की मूवमेंट के लिए। अब हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। टेक 4 पील्ड पोटैटोज, हाफ एंड स्कूप ईच वन आउट ऑफ द पोटैटो कप, ठीक है। आपको क्या करना है, पील्ड मतलब छिलके उतार लेने, ठीक है। टेक 4 पील्ड पोटैटो, हाफ एंड स्कूप लेना है उसका, ईच वन आउट ऑफ द पोटैटो कप्स, ठीक है। वन ऑफ दीज पोटैटोज कप्स शुड बी मेड फ्रॉम बॉइल्ड पोटैटो, जिसमें से कुछ वन ऑफ दीज मतलब एक उसमें से मान लो किस कैसे लिया स्कूप आपने। स्कूप पता है ना आपको क्या होता है, स्कूप होता है ऐसे, जैसे आइसक्रीम स्कूप हो गया वैसे ही स्कूप ये होता है, ठीक है। वन ऑफ दीज पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम, और कुछ पोटैटो कप्स किससे बने होने चाहिए, बॉइल्ड पोटैटो से, ठीक है। उसका स्कूप लेके आप बनाओगे। पुट ईच पोटैटो कप इन अ ट्रफ कंटेनिंग वाटर, आप उसमें उसको डाल दो जहाँ पे वाटर है। नाउ अब क्या होगा कि अब एक ऑप्शंस दिए हैं, इन्हीं के आपको लास्ट में आंसर्स देने हैं, ठीक है। ए पार्ट है कीप कप ए एम्प्टी, ए कप को क्या कर दो, एम्प्टी रख दो, खाली छोड़ दो। पुट 1 टीस्पून शुगर इन कप पी, सेकेंड वाले में क्या डालना है आपको, शुगर डाल देनी है। ए जो कप है उसको आपने क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया, बी वाली में शुगर डाल दिया, और सी वाली में पुट 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया, इसमें शुगर डाल दिया, ठीक है, इसमें सॉल्ट डाल दिया, और इसमें उसको एम्प्टी रख दिया, ठीक है, उसको खाली रख दिया। पुट 1 टीस्पून शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो की कप टी, अब एक बॉइल्ड पोटैटो वाला कप था उसमें आप 1 टीस्पून क्या डाल दोगे, शुगर का डाल दोगे। डी वाले में बॉइल्ड में डालना है शुगर। क्लियर, अच्छा। अब आपने क्या करना है, कीप दिस फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक उसको वैसे ही रखना है, ठीक है। देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग। अब आपको देखना है कि इन जो 4 कप्स आपने रखे थे इनके साथ क्या हुआ, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला बोला है एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर इन द हॉलोड पोर्शन। हॉलो कौन सा होता है, खाली वाले एरिया में पानी क्यों इकट्ठा हो जाएगा, बी और सी के खाली वाले एरिया में क्यों वाटर गैदर होगा। सेकंड पूछा हुआ वाई इज पोटैटो नेसेसिटी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, कि इसमें पोटैटो ए क्यों ज़रूरी है एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। और थर्ड बोला है एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द हॉलोड पोर्शन, क्योंकि किसी में इकट्ठा होगा किसी में नहीं होगा, लेकिन जिसमें नहीं होगा वो ए और डी है, ठीक है। एक में एम्प्टी वाला है, दूसरे जिसमें बॉइल्ड पोटैटो में आपने शुगर डाली होगी उसमें वाटर क्यों नहीं इकट्ठा हुआ होगा हॉलो एरिया में, ठीक है। अब ये बताएंगे इसके आंसर क्या है। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या है, water accumulates in the hollow portion of B and C as a difference in their water concentration is observed। क्यों, क्योंकि हमें पता था कि B और C में वाटर की कंसंट्रेशन दोनों जगह अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंस आ रहा है वाटर की कंसंट्रेशन में, इसीलिए वहाँ पे ऐसा ऑब्जर्व दिख रहा है हमें। therefore एंडोऑस्मोसिस अकर इन द सेल एक्ट एज अ सेमी, इसलिए इसमें क्या हो रही है, एंडोऑस्मोसिस क्या बताया था मैंने, जब वाटर अंदर आ रहा है, ठीक है, इसलिए वाटर वहाँ पे रुक रहा है। सेकेंड बोला था वाई इज पोटैटो नेसेसिटी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, क्यों जरूरी है पोटैटो इज एसेंशियल इन दिस एक्सपेरिमेंट एज इट इज सिग्निफिकेंट टू कंपेयर डिफरेंट सिनेरियो सीन इन द पोटैटो कप बी, क्योंकि हमने बी में भी पोटैटो डाला था कप बी सी डी में, तो अगर हमें कंपैरिजन करना हो एक दूसरे के साथ इसलिए हमने ये लिया था। द पोटैटो ए इन दिस एक्सपेरिमेंट क्लियरली शोज दैट द पोटैटो कैविटी ऑन इट्स ऑन कैनॉट ब्रिंग अबाउट वाटर मूवमेंट, ये बताता है कि पोटैटो की कैविटी ही काफ़ी नहीं है, कैविटी होती खाली स्पेस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पोटैटो की कैविटी जो है वो
वो काफ़ी नहीं है किसके लिए, वाटर की मूवमेंट के लिए, कि पानी वो लेके आए, ठीक है। तो हमें उसमें कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई वाटर कांट गैदर इन द हेलोड आउट पोर्शन ऑफ द ए एंड डी। क्यों पानी नहीं इकट्ठा हुआ था? तो इसका आंसर क्या है, कप इन ए, ठीक है, ए वाला जो था, डज नॉट शो एनी चेंजेस इन वाटर फ्लो कंसंट्रेशन फॉर ऑस्मोसिस टू अकर विच रिक्वायर्स द कंसनट्रेशन टू बी हायर देन द अदर। क्योंकि मैंने आपको हमेशा ये चीज़ बोली है कि वाटर की मूवमेंट होगी एक जगह से दूसरी जगह कब होगी, जब उसकी हायर कंसनट्रेशन होगी दूसरे की, ठीक है, तब तक वो मूव नहीं कर सकता। और इसी केस में भी ऐसा ही हुआ है। सेल इन कप डी आर डेड, ठीक है, जो सेल्स होंगे कप डी में जिसमें हमने पोटैटो डाला और शुगर डाला वो डेड हो चुका है। दस देयर इज नो एक्सटेंसिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फॉर वाटर फ्लो। तो उसमें ज़रूरत ही नहीं है किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वहाँ पे एग्जिस्ट करे, ठीक है, उसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे सेल ही डेड हैं। कॉन्सिक्वेंटली उसी की वजह से ही वहाँ पे ऑस्मोसिस भी नहीं हो रही है। तो ये भी क्लियर आ गया कि ए और डी में ऑस्मोसिस क्यों नहीं हो रही है, क्लियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मैंने आपको 2 टाइप के सेल बताए थे पिछली वीडियो में, ठीक है, एक था मिटोसिस, दूसरा मेयोसिस, ठीक है। अब मैंने कहा था आपको कि हमारी सेल थ्योरी में ये चीज़ लिखी थी कि सेल का ब्रेक होना, है ना, सेल जो डिवाइड होता है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। जो हमारे न्यू सेल्स हैं वो पुराने सेल से आ जाएंगे। जब सेल डेड हो जाएंगे, अगर सभी सेल डेड होने शुरू हो जाएंगे तो हमारी बॉडी में सेल का अमाउंट कम हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि सेल को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो इसके 2 तरीके हैं सेल को डिवाइड करने के, एक होता है मिटोसिस, दूसरा है मेयोसिस, ठीक है। तो जो मिटोसिस है ये किसके लिए हेल्प करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। जब सेल डिवाइड होता है तो इसमें इस तरीके से सेल डिवाइड होता है, ठीक है। वेयरएज अगर हम मेयोसिस की बात करें तो जब इसमें सेल डिवाइड होता है तो किसकी फॉर्मेशन देता है, गैमेट्स की। फॉर एग्जाम्पल, एक पेरेंट यहाँ पे है मदर, यहाँ पे है फादर, ठीक है, इसकी वजह से एक बेबी बन जाता है। तो यही इसने गैमेट की बात की है, ठीक है। जब हमने फॉर्मेशन करनी है गैमेट की, आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट जो मैंने पुरानी वीडियो में समझाया था, ठीक है, ये वही कंसेप्ट है। इसमें क्या होगा, मदर और फादर जब इंटरमीडिएट होते हैं, इंटीमेट होने की वजह से क्या होता है, गैमेट की फॉर्मेशन होती है। तो मेयोसिस के टाइम, मेयोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल का डिवीजन होता है, लेकिन फॉर्मेशन क्या होती है, किसी ग्रोथ और रिपेयर में नहीं होती है, उसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। मैंने आपको टेबल भी समझाया हुआ है पिछली वीडियो में, तो आप पिछली वीडियो में जाकर इसको डिटेल में भी समझ सकते हो, पर आंसर में इतना ही लिखना है क्योंकि सिर्फ ये पूछा हुआ है कि सेल की ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए कौन से सेल डिवीज़न ज़रूरी है और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के लिए कौन से सेल की डिवीज़न ज़रूरी है, क्लियर। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लेके या इन टेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आया, जब पुरानी वीडियोस मैंने समझाई हैं जो उसमें कुछ समझ नहीं आया है, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको दोबारा वो टॉपिक समझा दूंगी। इसी के साथ ये बायो का चैप्टर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, फिजिक्स का मोशन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो, कोई भी डाउट होगा मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ाई करो, बाय। आयुष्या जम्वाल साइनिंग अप टुडे। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स में, कजन्स में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियोस का कंटेंट हमारा वैल्यूएबल लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और अच्छे से कुछ करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सून।